हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथमेटिक्स सेकंड, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का, उसका चैप्टर नंबर 3 आज यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 समतल, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। चैप्टर नंबर 1 से 12 तक जो भी वीडियोस हैं उसको कम्प्लीटली अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। चैप्टर नंबर 13 समतल प्लेन। परिभाषा देख लेते हैं। समतल की परिभाषा क्या होती है तो देखिएगा, समतल किसे कहते हैं? यदि किसी पृष्ठ पर दो बिंदु लिए जाएं तथा उन दो बिंदुओं के जोड़ने वाली सरल रेखा पूरी तरह उसी पृष्ठ में हो तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक पृष्ठ है तो उसमें यदि दो बिंदु को लिया जाए और उन दो बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ दिया जाए, एक सरल रेखा से जोड़ दिया जाए, और जब देखें तो पूरी तरीके से वह सरल रेखा उस पृष्ठ में ही होनी चाहिए, तो उस पृष्ठ को हम समतल पृष्ठ या समतल कहते हैं। बात करते हैं अभिलंब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो एक सरल रेखा जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर लंब हो उस समतल पर लंब कहलाता है, और किसी एक समतल के अभिलंब परस्पर समांतर होता है। कहने का मतलब यह है कि PQRS कोई समतल है और उसके सभी रेखाओं पर जो ये कोने हैं, जैसे QR, PQ, PS और RQ, तो ये जो AB है ये इन सब पर क्या है? लंब है। कहने का मतलब ये है कि एक सरल रेखा है AB जो किसी समतल PQRS के प्रत्येक रेखा, चाहे वो PQR हो, चाहे PQ हो, चाहे SP हो और चाहे वो SR हो, उस समतल पर लंब कहलाता है। किसी समतल के अभिलंब परस्पर कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। समतल का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इसको समझते हैं। देखिएगा, किसी समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। यह किसी समतल का व्यापक समीकरण कहलाता है जहां पर a b c और d क्या है? अचर राशियां हैं तथा a b c शून्य नहीं है। a b c शून्य नहीं है लेकिन d शून्य हो सकता है। ठीक है। मूल बिंदु 0 0 0 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? तो यहां पर आप समतल का समीकरण लिखेंगे तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण में d इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि a b c जो है सभी शून्य नहीं है। ठीक है, a b c सभी शून्य नहीं है लेकिन d शून्य हो सकता है। तो यहां पर a b c शून्य नहीं होगा लेकिन d शून्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि समतल से गुजरने वाले जो मूल बिंदु है उससे गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। और किसी समतल का व्यापक समीकरण क्या कहलाता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट है बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? कोई बिंदु है x1 y1 z1, उससे गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, तो यदि कोई एक बिंदु दिया हुआ है और उससे गुजरने वाले समतल का समीकरण पूछा है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा। ये इक्वेशन है आपकी किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तीन बिंदु हैं, अगर उनसे गुजरने वाले समतल का समीकरण कोई पूछेगा आपसे तो यानी कि तीन बिंदु कोई भी हम मान सकते हैं। मान लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 तीन बिंदु हैं, उनके निर्देशांक हैं अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम समतल का समीकरण निकालेंगे जो इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल है। तो इसके कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे x माइनस x1 x माइनस x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, यानी कि x x1 x2 और x3, इनमें से हम x1 x1 घटा देंगे। इसी तरीके से y y2 y3, इसमें से y1 y1 घटाएंगे और z z2 z3, इसमें से z1 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 घटा देंगे। ठीक है, और इसमें एक मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इन फॉर्मूले को आप याद रखिएगा।
समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण कौन सा होगा? तो अगर अंतःखंड दिया हुआ है तो तब हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अंतःखंड दिया हुआ है तो तब समतल का समीकरण क्या होगा? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, और यह समतल का अभिष्ट समीकरण कहलाएगा, जहां पर ए बी सी क्या है? समतल द्वारा क्रमशः x अक्ष से और y अक्ष से और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है, यानी कि a b और c जो हैं ये x y z एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड हैं। तो इनको याद रखिएगा, अगर अंतःखंड दिए हुए हैं और समतल जो अंतःखंड रूपी समीकरण पूछेगा तो आप कहेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं समतल का लंब रूपी समीकरण क्या होगा? लंब रूपी यानी कि लंब की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यदि हम लंब रूपी समीकरण के बारे में बात करेंगे तो lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी होगा, और हम सभी जानते हैं कि l इक्वल टू होता है कॉस अल्फा तो x कॉस अल्फा हो जाएगा, m इक्वल टू होता है कॉस बीटा तो y कॉस बीटा हो जाएगा, और n इक्वल टू हमने पढ़ा था कि कॉस गामा होता है, और यहां पर कितना हो जाएगा? n कॉस गामा, ठीक है, इक्वल टू पी। जो स्टूडेंट्स l इक्वल टू कॉस अल्फा और m इक्वल टू कॉस बीटा और n इक्वल टू कॉस गामा में कंफ्यूज हैं, वो जो है चैप्टर नंबर 12 इससे जो पहली वीडियो है उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख लें, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। शुरू से लेकर के आखिर तक सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, यह समतल लंब रूपी समीकरण कहलाएगा, ठीक है, यानी कि x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p, यही हमारे पास क्या कहलाएगा? लंब रूपी समीकरण कहलाएगा। या तो हम ये बोल सकते हैं या फिर हम lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू p रख सकते हैं, क्योंकि l m n की वैल्यू आप cos के रूप में जानते हैं, ठीक है। समतल के व्यापक समीकरण को लंब रूप में कैसे बदला जाए, क्या उसकी रणनीति है, क्या उसकी विधि है, उसके बारे में देखते हैं। तो मान लिया कि समतल का कोई समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये समतल का व्यापक समीकरण होता है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है? लंब रूप में बदलना है। और लंब रूप क्या होता है समीकरण का? किसी समतल का लंब रूप कहलाता है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर बी पी, और इसमें हमें इस समीकरण को बदल देना है, ठीक है। प्रक्रिया कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी क्रिया हम करेंगे? तो पहले फर्स्ट है x y तथा z वाले पदों को बाएं पक्ष तथा अचर पद d को दाहिने पक्ष में रखें, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? बाएं पक्ष में यहां तक, और इसको d को दाएं पक्ष में रख देंगे, और पहला हमारा स्टेप यही होगा। दूसरे में क्या करेंगे? यदि दाहिने पक्ष का अचर यानी कि जो d है वो इधर जाकर के किस में? माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक है, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करके इसे हम क्या करेंगे? धनात्मक बनाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? प्रत्येक पद को हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट से इक्वल टू हमने क्या किया कि जो x का गुणांक स्क्वायर प्लस y का गुणांक स्क्वायर प्लस c का गुणांक स्क्वायर और रूट में इससे हम भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो रूट है उससे हम क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे। तो यह जो क्या हो जाएगा? ये समीकरण जो हमारे पास समतल का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, ये इसके लंब रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, समतल का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इसके समांतर समतल समीकरण क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0 हम मानेंगे, ठीक है। या तो k को हम लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आपको लैम्डा भी मिल जाएगा, ठीक। जहां पर k यानी कि लैम्डा जो है एक अचर पद होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? जो समतल के समीकरण जो समांतर होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये तो होता है हमारे पास कोई समतल का समीकरण, ठीक है, और उसके समांतर समीकरण हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? चलिए, अब दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा तो उसको देख लीजिएगा। परिच्छेद यानी दो समतल के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, तो यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस में लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस में d2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। या फिर हम लिख सकते हैं कि a1 प्लस लैम्डा a2, यहां से इसको एक साथ लिया, और b1 प्लस लैम्डा b2y इसको एक साथ लिया है,
यहाँ पर, और सी वाले टर्म को एक साथ लिया है और डी वाले टर्म को फिर एक साथ लिया है। ठीक है, इसको हमने जो ओपन करके लिखा तो इक्वेशन नंबर ये 2 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यदि x1 y1 z1 से होकर गुजरे यदि x1 y1 z1 से होकर गुजरे ये जो इक्वेशन है, ये अगर x किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, यह मान रख देंगे और लैम्डा का हम मान निकालेंगे यहाँ से, यानी कि x1 y1 z1 का मान रखेंगे, a1 b1 c1 का मान जो है पता ही रहेगा और इसमें से हम लैम्डा का मान निकालेंगे। ठीक है, और लैम्डा का मान निकालने के बाद फिर हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ पर समतल का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ax जो हमारे पास है ax bx और cx इसके रूप में समीकरण आएगी और यहाँ पर जो लैम्डा का मान है वो जो है यहाँ निकल कर इसमें रखा जाएगा। ठीक है, किसी बिंदु से समतल की दूरी कैसे निकालते हैं, तो यदि कोई बिंदु है x1 y1 z1 और उससे समतल की कोई समतल दिया हुआ है, कोई समतल का समीकरण है ax प्लस by प्लस c प्लस d इक्वल टू 0, तो उसमें जो p बिंदु है तो उससे दूरी क्या होगी, तो हमने बिंदु लगाया है ये x1 y1 z1 जो इसके निर्देशांक है और ये समतल समीकरण है ax प्लस by प्लस c प्लस d इक्वल टू 0, तो उससे दूरी कितनी है हमने मानी p, तो p का मान जो है वो कैसे निकलेगा, तो p का मान निकलेगा मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मॉड हम कर देंगे, तो यहाँ पर हमें जो है किसी बिंदु के समतल की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दो समतलों के बीच का कोण कैसे प्राप्त करें, यदि दो समतल हमें दिए गए हैं उनके बीच का कोण हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर रूट, और हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो है समतलों के बीच का कोण निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या क्या होंगी, कंडीशन ये होगी कि यदि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है तो समतल जो है परस्पर लंब हो जाएंगे और उसका समीकरण होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा इक्वल टू अगर 0 आता है तो समतल जो है समांतर हो जाएंगे और a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 यही इसका जो है समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बिंदु कोई दिया हुआ है एक इक्वेशन में। ठीक है, हम जो है इसको क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, सभी फॉर्मूले को एक एक करके हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बिंदु दिया हुआ है 0 -1 -1, इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जहां पर x1 y1 z1 जो है कितना दिया हुआ है 0 -1 -1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो 0 -1 -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, x1 0 है, y1 -1 है और z1 कितना है -1 है, तो जहां पर x1 y1 और z1 है यहां पर हम जो है इन तीनों को रख देंगे, तो x1 की जगह पर 0 आ जाएगा, y1 की जगह पर -1 और z1 की जगह पर -1 आएगा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा ax प्लस b y प्लस 1 प्लस c z प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी बिंदु से गुजरने वाले समीकरण समतल का समीकरण जो है ये बनता है। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 1 0 1 2 1 तथा -2 2 -1 से गुजरता है। ठीक है, यानी कि हम वो कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 0 1 2 1 तथा -2 2 -1 से गुजरता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा बिंदु 1 1 0 से गुजरने वाले समतल का समीकरण जब हम निकालेंगे तो हमें पता है कि हमें जो है x1 1 रखना है, y1 जो है 1 रखना है और z1 जो है 0 रखना है। तो हमारे पास इक्वेशन थी ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 थी। ठीक है, हमने जो है x1 y1 z1 का मान रखा, यानी कि x1 का रखा हमारे पास 1, y1 का 1 है और z1 का कितना है 0, तो कितना हो जाएगा ax माइनस 1 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z माइनस 0 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हम मान ली है। अब क्या करना है कि जो हमारे पास अदर दो बिंदु दिए गए 1 2 1, इससे गुजरने वाले समीकरण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a 1 माइनस 1। तो यहां पर देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, जब हमने निकाला बिंदु 1 2 1 तथा -2 2 -1 से गुजरेगा, तो हम क्या करेंगे कि जो x y और z है तो उसको क्या करेंगे x y z में हम जो है मानेंगे इसको। ठीक है, x y z को हम यहां पर मान रहे हैं और ये क्या था हमारे पास x1 y1 और z1 था। ठीक है, तो x कितना हुआ 1 है तो 1, y कितना हुआ 2 है तो यहां पर 2, z कितना हुआ
1 है तो 1, ठीक है। और x1 y1 z1 हमारे पास यही है 1 1 0, यानी कि x1 1 y1 1 हो गया, z1 इक्वल टू कितना है 0 है। तो कितना आ जाएगा a इंटू 0 b इंटू 1 और प्लस में c इंटू 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसी तरीके से हमने क्या किया कि इसमें रखा तो ये x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ पर हो गया x की जगह पर कितना हो गया -2, b की जगह पर 2 हो गया और z की जगह पर कितना हुआ -1, ठीक है। और x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी थी 1 1 और 0, तो यहां से कितना बना -3a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनी। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं कि देखिए 2 और 3 इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन दोनों इक्वेशन को वज्र गुणन की सहायता से हल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, ठीक। दोनों इक्वेशन को उठाया तो यहां से देखिएगा जब हम a के नीचे लिखेंगे, वज्र गुणन सभी को आता होगा, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपका दोहराया जाएगा, ठीक है। आपको दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही पक्का होगा, ठीक है। देखिएगा अब जब हम a के नीचे लिखेंगे तो a वाली टर्म को छुपा लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि b को यहां से इस तरीके से तीर के निशान से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा 1 और इंटू -1, b का जो b और c का गुणांक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से देखिए यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब देखिए अब b का करना है तो b वाली टर्म को छुपा लीजिएगा, ठीक है। b वाले टर्म को हमने छुपा लिया। जब b वाले टर्म को छुपा लिया है तो अब क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये हो जाएगा 0 और -1, तो 0 -1 इधर लिखा, और क्यों लिखा हम अभी बताएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए -3 है और ये है हमारे पास 1, तो इसका करेंगे तो -3 इंटू 1, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब हम a के नीचे टर्म लिखेंगे तो हम करेंगे पहले इधर, तीर किधर लग रहा है उसको ध्यान दीजिए, पहले इधर करेंगे और फिर जो है हम इधर करेंगे, ठीक, ऐसे करते हैं। यानी कि पहले हम इन दोनों को a को छुपाएंगे, पहले इसको करेंगे फिर ऐसे, ठीक है। लेकिन जब हम b को लिखते हैं तो b को लिखने पर पहले हम इसे करेंगे और फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर इसलिए बदल जाती है। या आप ऐसे करिएगा कि अगर आप सीधा ही करना चाहते हैं, यानी कि इसको इससे ही करेंगे और इसको इससे ही करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि इस टर्म को पीछे ले जाना होगा, क्लियर। तो इसीलिए हम बताते हैं कि ये सेकंड स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, क्लियर है। तो आप ऐसे कीजिएगा, ठीक। तो जब आप a को छुपाएंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा। लेकिन जब हम b के नीचे लिखेंगे, b को छुपाना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए और सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, ठीक। अब जब c को छुपाएंगे तो c को छुपाने पर क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप हमारा फिर से यही होगा और सेकंड स्टेप हमारा फिर से यही होगा, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है, बदलता रहता। तो c को हम क्या करेंगे, पहले ये, तो कितना हो जाएगा 0 और ये 1, और यहां पर हो जाएगा -3 और 1, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, a/-2, b/-3, c/3 और इक्वल टू में कितना है लैम्डा। और यहां से a की वैल्यू निकली हमारे पास -2 लैम्डा, b की वैल्यू -3 लैम्डा और c की वैल्यू हमारे पास है 3 लैम्डा। तो समीकरण 1 में a b c का मान अगर हमने रखा तो हमारे पास आता है, देखिए समीकरण 1 क्या है पहले देख लीजिएगा। समीकरण 1 है हमारे पास ax-1 by-1 और cz-0। तो यहां पर हम जो है वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू रखने पर हमें जो है प्राप्त होगा वो ये है कि -2 लैम्डा। अब देखिएगा a की वैल्यू है -2 लैम्डा, तो ax-1 था, b की वैल्यू -3 लैम्डा, तो b जो है y-1, और यहाँ पर z-0 था, तो z और c की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा को हमने क्या किया, कॉमन लिया और इधर 0 के संपर्क में लाए, तो ये कंप्लीटली 0 हो गया। तो -2 x-1 -3 y-1 और प्लस में 3z इक्वल टू 0, -2x + 2 -3y + 3 + 3z इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। और -2x -3y प्लस में 3z और प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया और कॉमन लेकर इधर पहुंचाया, तो कितना आ गया 2x + 3y + 2x + 3y - 3z और -5 इक्वल टू 0, यही हमारे पास समीकरण हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर 6 -3 और 4 इकाई के अंतःखंड काटते हैं। देखिए अंतःखंड वाला फिर से आ गया, अंतःखंड का है तो हम तुरंत जो है अपॉन वाली इक्वेशन पर जाएंगे, यानी कि अगर अंतःखंड दिए हुए हैं तो अंतःखंड वाला समीकरण समतल का क्या होगा, x/a + y/b + z/c = 1 हो जाएगा, ठीक है। जहां पर a b c अंतःखंड है, a b c क्या कहलाते हैं, इस समतल के अंतःखंड कहलाएंगे। और a b c की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिएगा a की वैल्यू हमारे पास 6, b की वैल्यू हमारे पास -3 और c की वैल्यू हमारे पास 4, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4।
जब हम इन सभी वैल्यू को इसमें रखेंगे तो यहां पर हमारे पास वैल्यू बन जाती है x/6 y/-3 z/4 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व किया तो आपका एलसीएम आएगा 12, तो 12 को नीचे लिखा और यहां पर आएगा 2x - 4y + 3z इक्वल टू 1। इक्वेशन बन जाएगी 2x - 4y + 3z इक्वल टू 12। यही हमारे पास इक्वेशन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक तल नियामक अक्षों को बिंदु ए, बी तथा सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, याद रखिएगा केंद्रक वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक पी क्यू आर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि तल का समीकरण हमारे पास x/p + y/q + z/r इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक तल नियामक अक्ष, नियामक होता है जो निर्देशांक है, एक तल नियामक अक्षों को बिंदुओं ए, बी तथा सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक पी क्यू आर है। ठीक, तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी, सिद्ध करनी है। तो हमने देखा कि मानक समीकरण का जो समतल का समीकरण है वो हमें पता है क्या होता है कि x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1। कब? जब अंतःखंड है। तो ठीक है, यहां पर a, b और c पर काटता है, तो इसका मतलब क्या है, अंतःखंड दिया हुआ है, अंतःखंड वाला समीकरण लगेगा। तो x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर हमने 1 माना। ठीक है, जो निर्देशांक a, b तथा c पर काटता है। ठीक है, तो निर्देशांक a, b, c पर काटेगा तो अतः एक निर्देशांक a 0 0। जब निर्देशांक a है तो वो x अक्ष का होगा, x अक्ष पर y और z क्या हो जाएंगे, दोनों 0, तो a 0 0। b पर क्या होगा, x और z 0 हो जाएंगे तो 0 b 0। और c पर क्या हो जाएगा, z एक्सिस का होगा तो z एक्सिस पर x और y 0 हो जाएंगे तो 0 0 c होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, केंद्रक क्या होता है, किसी त्रिभुज का केंद्रक ये होगा कि a1 + b1 + c1/3। ठीक है, तो a1 क्या है हमारे पास a, b1 क्या है हमारे पास 0। ठीक है, सॉरी, a1 हमारे पास है यहां पर, ये नहीं, ये देखिए a1 + a2 और प्लस में a3/2 ये होगा। तो यहां पर देखिएगा कि जो हमारे पास a1 है वो कितना है a, a2 हमारे पास 0 और a3 हमारे पास 0 है। तो यहां पर a1 + a2 + a3/3 आ जाएगा, ये हुआ। इसी तरीके से यहां पर आएगा b1 + b2 + b3/3। तो यहां पर b1 कितना है, 0 है, b2 कितना है, b है, और b3 कितना है, 0 है, तो 0 + b + 0/3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर करेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका c1 + c2 और प्लस में c3/3। तो c1 कितना है, 0 है, तो 0 आया। c2 कितना है, यहां पर देखिएगा 0 है तो 0 आया। c3 कितना है, यहां पर c है तो c आया और अपन में 3 है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a/3, b/3 और c/3। ठीक है, प्रश्न से देखते हैं तो केंद्रक हमारे पास कितने दिए हुए हैं, केंद्रक क्या है, पी क्यू आर दिए हुए हैं। तो यहां पर केंद्रक हमारे पास ये आए हैं, तो पी क्यू आर, पी के हो गया हमारे पास a/3, Q हमारे पास है b/3 और R हमारे पास है c/3। अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को यानी कि P = a/3 और Q = b/3 और हमारे पास R = c/3 है। ठीक है, तो यहां से हम जब A की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3P और B की वैल्यू निकालेंगे 3Q और C की वैल्यू निकालेंगे 3R। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे जहां पर ये है। ठीक है, तो x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए a इक्वल टू यहाँ पर 3p है, तो यहाँ से x/3p y/, इसका मतलब ये है कि b जो है 3q है, b इक्वल टू क्या आएगा 3q, तो यहाँ पर y/3q हो जाएगा। c इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3r, तो यहाँ पर z/3r इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया तो 3 कॉमन लेकर के यहाँ पर पहुंचाया तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए x/p + y/q + z/r इक्वल टू 3, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, न्यून कोण, ये कंफ्यूज कर देता है, बस इतना है। ठीक है, देखिए 2x + y - 2z + 6, 2x + y - 2z + 6 इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y + 6z + 18 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। इन दोनों के बीच जो है न्यून कोण ज्ञात करना है। न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। ठीक है, देखिए माना तलों के बीच का कोण जो है वो थीटा है, तो हम जानते हैं कि अगर दो हमारे पास समतल दिए गए हैं उनके बीच का कोण निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन a1² + b1² + c1² का रूट होता है और इंटू में a2² + b2² + c2² का रूट होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो है एंगल निकाल सकते हैं किन्हीं दो समतल के बीच के कोण। ठीक है, अब देखिएगा, अब इन इक्वेशन को देखते हुए हमने क्या लिया कि a1 की वैल्यू देखिए, ये a1 है 2, b1 है 1 और c1 है हमारे पास -2, तो a1
2 होया, B1 1 है, C1 -2 है। इसे देखेंगे तो A2 है हमारे पास 2 है, B2 -3 है, -3 आ गया। अब देखिए C2 क्या है 6 है, तो यहाँ पर C6 आया। ठीक है, अब देखिए इनको हम जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, A1 A2 यानी कि 2 × 2, B1 B देखिए यहाँ पे B1 B2 कितना हुआ 1 - 3, ठीक है, इंटू में, और C1 C2 हुआ -2 और इंटू 6। ठीक, यहां पर होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट हो जाएगा। यहां पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, -3 -12, यहां पर 4 1 4 रूट आ जाएगा, 4 9 36 रूट आ जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -3 -12 और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8 और 1 9, रूट 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 36 9 और 4 कितने होते हैं 49 और 49 का रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 3 जो है वो रूट 9 का होता है और 7 आएगा तो वो 49 का रूट निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा 4 -3 -12 कितना है -11 और यहाँ पर हो जाएगा +-3 × 7। जब हम इसको करेंगे तो +-11 आ जाएगा। न्यून कोण की बात की है तो न्यून कोण के लिए हम क्या करेंगे, cos θ = 11/21 लेंगे और 11/21 को जब हम cos इनवर्स में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा θ = cos इनवर्स 11/21, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 4 -2 से होकर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ध्यान से कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1 4 -2 से होकर जाता है तथा समतल -2x + y - 3z = 7 के समांतर है। ठीक है, तो समानांतर वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल एकदम दिमाग में कनेक्ट कीजिएगा कि कोई भी हमें समीकरण समतल दिया हुआ है -2x + y - 3x -2x + y - 3z = 7, ये हमें समतल दिया हुआ है। ठीक है, और एक बिंदु दिया हुआ है जो है 1 4 -2, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो समतल का समीकरण हो गया -2 + y - 3z = 7 और इस समतल के समांतर एक तल का समीकरण हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हमें पता है कि हम एक कांस्टेंट जो है लैम्डा को लिखते हैं जब हमने उस किसी भी समतल के समांतर कोई समतल का समीकरण किसी तल का समीकरण लिखा था तो हमने उसमें k लगाया था। ठीक है, मैंने कहा था कि k की जगह पर लैम्डा भी देखने को मिल सकता है, तो वही हमारे पास k की जगह पर लैम्डा इस इक्वेशन को लिखा है, यानी कि वही इक्वेशन लिखेंगे लेकिन जहां पर ये d वाला ऑप्शन है इसको हम जो है किसी कांस्टेंट में लिख लेंगे, यानी कि -2x + y - 3z + लैम्डा यह है इस समतल के तल का समीकरण, समांतर वाला तल का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, यह बिंदु 1 4 -2 से होकर गुजरता है, तो यहां पर 1 4 -2 रख देंगे x y z के स्थान पर, तो यहां से x y z के स्थान पर -2 और 4 और -2 को रखा, तो यहां पर देखिए -2 को नहीं 1 और 4 रखा और फिर -2 रखा। ठीक है, यानी कि ये x है, ये y है और ये z है। ठीक, तो यहां पर रखेंगे x की जगह पर 1 रखा, y की जगह पर 4 रखा और z की जगह पर रखा हमने -2 प्लस में लैम्डा = 0। इसको सॉल्व किया, -2 + 4 + 6 + लैम्डा = 0 आ जाएगा, तो 8 = -लैम्डा, तो लैम्डा = कितना बनेगा -8। ठीक है, अब इस लैम्डा की वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, इस लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए तो हमारे पास आ जाएगा -2x + y और -3z - 8 = 0। हमारे पास इक्वेशन बनेगी, जब माइनस कॉमन लेकर 0 में पहुंचाएंगे तो +2x - y और प्लस में 3z + 8 = 0, यही हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बिंदु 2 1 0, ध्यान रखिएगा बिंदु 2 1 0 से समतल 2x + y + 2z और +5 = 0 की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करनी है स्टूडेंट, एक बिंदु दिया गया है, एक समतल दिया गया है और हमें जो है दूरी ज्ञात करनी है, इस समतल की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिएगा किसी बिंदु x1 y1 z1 से किसी समतल ax + by + cz + d = 0 की दूरी कितनी होती है, तो हमने कहा था कि p = होती है mod ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन a² + b² + c² का रूट होता है। ठीक है, तो a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है 1 है, c बराबर कितना है, सॉरी यहां से नहीं यहां से होगा। ठीक, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 1, c बराबर है हमारे पास 2 और d बराबर हमारे पास 5। ठीक है, और a b c की वैल्यू हम जो है यहां पे रखने वाले हैं, तो देखिएगा इसमें सभी में a b c की वैल्यू रखेंगे और x1 y1 z1 का है, x1 y1 z1 ये है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 1 और z1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां से रखेंगे 2 × 2 b × 1 आ जाएगा और c × कितना है 0 प्लस पे 5 आ जाएगा, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, तो देखिएगा b की जगह पर हम क्या रखेंगे b × 1 है। ठीक है, यानी कि 1 × 1 हो जाएगा,
c इंटू 0 है, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 होता है और ये 1 होता है, ये कितना हो जाएगा 0 और ये होता है 5, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये कितना आ जाएगा 1 5 हो गया और 5 10, यानी कि 10 और नीचे आ जाएगा हमारे पास देखिए 2 और 2 4 होता है और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो 4 4 8 और 1 9 और रूट 9 है तो 3 आ जाएगा, तो 10/3 यही आंसर होगा। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बस आप बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समतल समांतर हैं, दो समतल समांतर हैं x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0, एक तो ये है, दूसरा समतल है x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 और इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दो समतल हैं, दो समतल दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो देखिएगा यहां पर देखिए, माना समतल x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 पर कोई बिंदु P x1 y1 z1 है, तो यहां पर x1 प्लस y1 माइनस z1 प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा है x1 प्लस y1 माइनस z1 इक्वल टू -4 बनेगा, क्योंकि हम इधर इसको 4 को ले आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभिष्ट दूरी यानी कि क्या होगी कि बिंदु P x1 y1 z1 से समतल x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 पर लंब होगा, तो ये अभिष्ट दूरी कहलाएगी। अब जब लंब है तो हमें क्या करना है कि मॉड x1 प्लस y1 माइनस z1 प्लस 5 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, रूट हो जाएगा और यहां पर आंसर आ जाएगा 1/√3। कितना आएगा 1/√3, ठीक है। यहां से आप देख लीजिएगा कि जो हमारे पास समतल दिया हुआ है उस समतल को हम एज इट इज यहां पर रखेंगे ऊपर, और जो हमारे पास x1 y1 z1 है उसको हम कहां पर रखेंगे, उसको हम यहां से रखेंगे। देखिएगा x1 का गुणांक कितना है 1 है, y1 का गुणांक कितना है 1 है और z1 का गुणांक कितना है -1 है, उन्हीं का स्क्वायर होगा और रूट निकाल देंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास -4 + 5 अपॉन √3 और आंसर आ जाएगा 1/√3, यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर इस यूनिट को हमने जो है समाप्त किया, ठीक। तो आप जो है एक बार इस यूनिट को देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इजी यूनिट है और यहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है तो बच्चे को कंफ्यूज करता है एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन डालता है और इतना इजी क्वेश्चन होता है कि जिस पे आता है वो नंबर लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन लगते हैं तो आपने वीडियो को अच्छी तरह से वॉच किया है और आप जो है अच्छी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं निकलते हैं तो एक बार फिर से वीडियो को वॉच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।